रहे हैं सवाल इंडिया का। उत्तर प्रदेश की सियासत पर ही आज सवाल इंडिया का है। 2027 की जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं, सवाल ओवैसी फैक्टर का है। क्योंकि तस्वीरें ये हैं कि अब ओवैसी खुलकर कह रहे हैं हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। ओवैसी गठबंधन का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना होगा। अब आप सोचिए, विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये संदेश विपक्ष को दे रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना है। यानी ओवैसी ने यूपी में सबसे बड़ी सियासी चाल चल दी है। यूपी की सियासी बिसात में ओवैसी ने वो मोहरा चला है जिस पर अखिलेश यादव भी अब तक मौन है। कांग्रेस भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सवाल मुस्लिम वोटों का है तो बाकी सारे नेता इशारों में ओवैसी की सियासी चाल का जवाब दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी को हराने वाला जो भी होगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के अंदर से रविदास मेहरोत्रा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। तो क्या ये समीकरण बन पाएगा? सवाल यह है कि क्या कोई ओवैसी के लिए दरवाजा खोलेगा? यानी एक तरफ ओवैसी को न्योता मिल रहा है, दूसरी तरफ ओवैसी पर शक जताया जा रहा है। उन्हें बार बार बी टीम का जो ताना दिया जाता है वो इस ऑफर पर भी दिया गया। अब जरा अखिलेश यादव को भी समझ लीजिए, वो डबल तैयारी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 403 सीटों पर कांग्रेस के साथ तालमेल की रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या अखिलेश के डबल प्लान में ओवैसी फिट होते हैं या फिर वो इस समीकरण के बाहर रहेंगे। इधर अब एंट्री होती है उस कांग्रेस की जो बीते 37 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि अगर साथ आना है तो राहुल गांधी की लीडरशिप माननी पड़ेगी। अब ये सवाल ओवैसी से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए है कि क्या राहुल गांधी की लीडरशिप मानकर, यानी कि उन्हें बड़ा भाई मानकर सपा गठबंधन में लेकर आती है? क्या विपक्ष में गठबंधन हो भी पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बंगाल में नहीं हुआ था, लेकिन उसी बंगाल से सबक लेकर क्या यूपी में होगा? सवाल यह है। लीडरशिप की जंग भी चल रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के धर्म की राजनीति करने वाले नाकाम होंगे। यानी सीधा हमला उस राजनीति पर जिसका आरोप अक्सर ओवैसी पर लगता रहा है। आज की बहस के 6 बड़े सवाल आपको बता रहे हैं। 6 बड़े सवाल क्या है? यूपी में विपक्षी एकता का नारा क्या हकीकत बनेगा? और नारा इस बार किसी बड़ी पार्टी ने नहीं दिया है, AIMIM ने दिया है, याद रखिए। दूसरा सवाल, ओवैसी का साथ गेम चेंजर या गेम इन डेंजर? सवाल ये कि अखिलेश की डबल स्ट्रैटेजी बीजेपी पर क्या भारी पड़ेगी? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी की शर्त पर ही विपक्षी गठबंधन बनेगा या फिर इस शर्त को दरकिनार कर देंगे बाकी दल? क्या सिर्फ एंटी योगी लाइन पर ही जीत संभव है, इसीलिए हर बयान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आ रहा है? और क्या यही बयान इस गठबंधन को एक शक्ल भी दे देंगे? और सवाल यह भी कि यूपी में 27 की लड़ाई 80 बनाम 20 पर फिर से आएगी क्या? आज इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं। सारे समीकरण आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जरा बयानों पर नजर डाल लीजिए। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने को रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। केवल मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, डबल तैयारी हो रही है। डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब हालात बिल्कुल बंगाल के बाद साफ हो गए। इधर उधर की बात मत करिए, ना इधर उधर देखिए। मजबूती के साथ राहुल गांधी का हाथ थामिए और चलिए।
उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके दाल गलने वाली नहीं है। हर हर जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं जरा आपको बता दूं कि आज मेरे साथ इस बहस में मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, आप उन्हें देख रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही सुरेंद्र राजपूत हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए इस डिबेट में। मैं सबसे पहले वारिस साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा भाटी साहब से पूछ लेती हूं, क्योंकि आपके नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उस बयान पर मैं आपसे बात करूं उससे पहले जरा भाटी साहब से एक बार पूछ लेती हूं। भाटी साहब, ओवैसी साहब ने कहा है कि उन्हें वो एक गठबंधन चाह रहे हैं यूपी में, अगर योगी को हराना है तो गठबंधन चाहिए, साथ आना होगा। अब इस पर राम गोपाल जी कह रहे हैं कि जो साथ आना चाहे स्वागत है, लेकिन दूसरी तरफ आपके दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है, बी टीम है, वही नारा जो आप लोग पहले से लगाते रहे। तो क्या होगा, ऑफर है कि नहीं? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीति एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समान विचारधारा, समान एजेंडा के आधार पर जो भी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहें उनका सबका स्वागत है। लेकिन स्पेशली AIMIM के बारे में जो आप सवाल पूछ रही हैं, AIMIM से हमारा तब तक गठबंधन की कोई संभावना नहीं है जब तक ये पार्टी अपनी सांप्रदायिक नीतियों को नहीं छोड़ती है और सामाजिक न्याय की नीति में विश्वास रखने की घोषणा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा जो सांप्रदायिकता की राजनीति करता हो और जो सामाजिक न्याय का विरोधी हो। रही बात दूसरी, आपने 6 सवाल पूछे और काफ़ी विश्लेषण किया सुचरिता जी। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव का है वो तो आपने छोड़ ही दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार सनातन का अपमान और सनातन में चोरी और सनातन के नाम पर घपले घोटाले, सनातन के सबसे बड़े पदाधिकारी, सबसे सम्मानित पदाधिकारी शंकराचार्य के खिलाफ फर्जी पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देना, और जब राम मंदिर में चढ़ावे में गबन का मामला खुला तो लगातार चोरों को बचाने का प्रयास करना, लगातार चुप्पी साधे रहना, लगातार उससे जो है उसका खंडन करते रहना और दबाव में फिर SIT बनाना। भाटी जी, ऐसा है आज SIT नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज SIT की टीम वहां पहुंची, वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई, और ये जो आप बात कह रहे हैं चंदे की बात, उस पर भी डिबेट एक दिन की। आज क्योंकि डिबेट का मुद्दा दूसरा है, अब चंदे पर डिबेट करनी एक दिन और कर लेंगे, पहले मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक दिन और कर लेंगे। लेकिन आज डिबेट चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा, यूपी ठीक है, बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। वारिस पठान साहब के पास में जा रहे हैं। वारिस साहब, आपने भाटी साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं जो दल सांप्रदायिक राजनीति करता है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सीधे सीधे आपको सांप्रदायिक कह रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहराइच के मटेरा के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साफ तौर से उन्होंने स्टेज से कहा है कि हमारा मंशा यही है कि हमको बीजेपी को हराना है और ये इंश्योर करना है कि आगे बीजेपी वापस सत्ता में ना आए। इसके लिए हम गठबंधन करने को तैयार है, जो चाहता है कि बीजेपी को हराए उसके साथ। लेकिन बात शर्त यह है कि वहां पे हमारी इज्जत मिलना चाहिए हमको, और बात बराबरी की होना चाहिए। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, बैगिंग बॉल लेके किसी के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारे साथ आइए, क्यों? हमारी बात साफ है। देखिए, फिर हम तो चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह संविधान ने इनको इजाजत दिया चुनाव लड़ने की, इसी इजाजत हमको भी मिले चुनाव लड़ने की। फिर हम जब चुनाव लड़ने घुसते हैं तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बी टीम, ए टीम, डी टीम सब करने लग जाते हैं। इसलिए हमने साफ कहा है कि आप आइए, साथ में कंधे से कंधा मिलाइए, इज्जत के साथ बैठेंगे, बराबरी की बात करेंगे, लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। वरना भी देखो ना, पूरा देश देख रहा है कौन बी टीम, सी टीम, डी टीम निकल रही है। वहां पे चले गए एनसीपी वाले, चले गए टीएमसी, पूरा चला गया, जो कल तक हमको गालियां बक रहे थे।
आंख में काबा दिल में मदीना बोल रहे थे, हमारे को वहां पे जो गालियां बक रहे थे, आज जाके सबके सब बैठ गए, पूरे मुसलमानों के वोट सबको डरा डरा के ले लिए और सबके सब जाके वहां बैठ गए। तो असल बी टीम कौन है ये सब देख रहा है। अब बात नंबर 2 भाटी जी की बात करूं तो सुनिए, हमारे लिए तो बीजेपी और ये एसपी एक ही सिक्के के 2 कॉइन है। क्यों मैं बता रहा हूं, बीजेपी तो ओपन मुसलमानों की दुश्मन है ही, आपको पता है। इनको तो हमारी नमाज से, मदरसे से, मस्जिद से, बुरके से, हिजाब से सबसे नफरत है ही। साथ में ये एसपी वाले देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जब बात आ जाती है मुंह में फेविकोल और दही जम जाता है। इसलिए कांग्रेस एसपी दोनों यहाँ बैठे, दोनों को मैं बोल देना चाहता हूँ अपने माध्यम से, देखिए अलायंस की बात किया असद भाई ने, उसके ऊपर गौर तवज्जो करिए। अगर इज्जत देंगे, बराबरी की बात करेंगे, आइए साथ में बैठेंगे तो लड़ेंगे। उसके बाद में चैनल पे आके बड़ी आपने सही बात कही है, जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं भाटी जी, दही जमा कर आप बैठे हैं। नहीं वो दही जमा कर बैठे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं, मैं उस पर पूछूंगी। लेकिन वारिस साहब जरा ये बताइए ना, अरे अब अगर ताने दोनों तरफ मारेंगे तो गठबंधन कैसे होगा? आप बीजेपी को तो सुना ही रहे हैं, आप इन्हें भी सुना रहे हैं, तो साथ में अगर दोनों को सुनाते रहेंगे तो सर गठबंधन कैसे होगा? थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। आपने इनके लिए कहा था दरी बिछाने वाला बना दिया मुसलमान को, अब उन्हीं को आप गले लगाने के लिए तैयार हैं। आईएसपी की बात अरे सुचेता जी, ये समाजवादी हरा नहीं सकी बीजेपी को 2 टाइम से, आप खुद देख रहे हो। नहीं हराने की ताकत है, आइए साथ में मिलके हराएंगे। मगर ये लोग एरोगेंस में रहेंगे, नहीं यहाँ सांप्रदाय के वो, अरे भाई हम तो दलितों भाइयों की, शेड्यूल कास्ट की, पिछड़ा वर्ग की, सबकी बात करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तो हक इंसाफ की बात तो करते ही हम, लेकिन आज यूपी के हालात तो सबके सामने है ना, क्या हो रहा है वहाँ पे। कितनी सारी मस्जिदों के ऊपर ये है, मदरसे को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों को आए दिन मारा जा रहा है वहाँ पे। योगी के राज के अंदर तो आप तमाम देख रहे क्या होगा। योगी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कायदा कानून तो कुछ है ही नहीं, संवैधानिक शपथ लेके बन गए योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उन्हें चुन क्यों रहे हैं बार-बार? यूपी में 2 बार चुने गए हैं वारिस साहब, कभी आप 2 बार चुने गए हैं, सब चीज आ जाएगा। इनकी वजह से आए ना। अरे अच्छा, इनकी वजह से हम कौन से ये लोग, अरे इसीलिए, अरे भाई साहब ये हरा नहीं तो क्या करेंगे, ये हरा नहीं सकते तो क्या कर सकते बताइए यार। हमारे भी ठेका फोड़ देंगे। अरे क्या मुसलमानों ने ठेका ले लिया क्या बीजेपी को हराने का? सबको साथ में मिलकर नहीं हराना है क्या बीजेपी को? सब आओ मिलके हराएंगे ना बीजेपी को। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ तो कह दिया, लेकिन 200 सीटें भी मांगी साथ में, कौन देगा 200 सीटें? खबर तो ये भी आ रही है, ओवैसी साहब कह रहे हैं हमें 200 सीटें, पिछली बार 95 मांगी थी, जमानत जब्त हो गई सर एक सीट पे आपकी, कौन देगा 200 सीट आपको? जी ये सारी बातें चैनल नहीं, ये सारी बातें चैनल पे तो नहीं होगी ना। बात का तो मसला शुरू करें, हमारे पार्टी के सदर है ओवैसी साहब, वो जो फैसला लेंगे पूरी पार्टी मानती है, मैं भी मानता हूँ, हर चीज हम मानते हैं। कम से कम बात का एक पहल तो शुरू करें, उसके पहले ये सांप्रदायिक है, ये वोट कटवा है, ये वोट फटवा है, ये मुसलमानों को डरा के ये लोग वोट लेते हैं, उधर बीजेपी हिंदुओं को डरा के वहां पे वोट दे दिए कि हिंदू खतरे में आए, वोट दे दो। ये दोनों डराने की राजनीति कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। कैसा चलेगा बताओ मेरे को? नहीं, आपने जो बात बोली है भाटी साहब, मैं क्योंकि सुरेंद्र जी के पास जाऊं, वो इंतजार करें, मलूक जी, शिवम जी सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाटी जी आप मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, वारिस पठान कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए उन्हें सब कुछ सुनहरे सपने दिखाते हैं, वोट मिल जाता है, उसका पूछते तक नहीं है क्यों आए आपके साथ। अगर आप लोग ऐसी राजनीति और साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी फिर आपको पीछे धकेल देगी, आपकी वजह से हारे हैं। सुचरिता जी, मेरे महबूब और मोहतरम दोस्त वारिस पठान को बताइए, आपके लखनऊ से हैदराबाद की दूरी 1500 किलोमीटर है। हैदराबाद में बैठ के आप मुसलमानों का रहनुमाई का दावा मत करिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान का जो तेवर है उसे आप समझते नहीं हैं, उनकी जो पोजीशन है उसे आप समझते नहीं हैं। और जिस समाजवादी पार्टी का आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी बातें करती हैं मुसलमानों के लिए, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद और 31 विधायक मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के कितने विधायक हैं मुसलमान और कितने सांसद हैं? तो ये दावा मत करिए। दूसरी बात, आपने कहा कि संविधान हमें चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और हम तो चुनाव लड़ेंगे। आप तो पिछले 20 साल से हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे हैं, और क्या लेकिन हुआ है? 1% वोट तक नहीं पहुंचे हैं। लीजिए, हमारा तो कहना केवल ये 1% तक नहीं पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जवाब 1% वोट का आंकड़ा पार नहीं किया, पूरा नहीं किया है, उससे कम ही वोट मिले हैं। तो आप ये फर्जी रहनुमाई का दावा मत करिए। हमारी केवल एक शर्त है, भाषा में आप घोषणा करिए कि हम धर्म पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? एक मिनट भाटी जी, मैं शिवम जी को लेकर आना चाह रही हूँ चर्चा में, सुरेंद्र जी को लेकर आना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, धर्म निरपेक्ष है हम, ये कह दें ओवैसी साहब, जवाब सुने, ये हो सकता है वो कहे,
और आप सुनते रहता जी, उनको मैं बाकी सारी 15 बातें मिनट भूल के जाए, जवाब बयान भूल रहता जाए। जी। बोलिए मेरा बोलिए, जवाब ले लीजिए। वारिस साहब बोलिए, वारिस साहब जवाब दीजिए, मेरा जवाब तो ले लीजिए जवाब सुचेता दीजिए, जी। जवाब दे दीजिए। मैं मेरे महबूब मेरे दोस्त राजकुमार भाटी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, लखनऊ से औरंगाबाद कितना किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र के अंदर? आपने वहां पर आकर जबरन, आपको पता भी था कि वहां पे आपका कोई ग्रास रूट लेवल पे एक वर्कर भी नहीं है, फिर भी आपने हमारे वहां के पूर्व सांसद इम्तियाज को हराने के लिए जबरदस्ती खड़ा किया अपना कैंडिडेट वहां पे, और उसको हरवाया। आपके आदमी ने 5000 वोट लिया, उतने वोट से हार गया। कौन जवाबदारी लिया इसकी? कौन बीजेपी को सपोर्ट किया? किसकी वजह से बीजेपी जीत गई वहां पे, और क्यों हराया हमारे आदमी को? इसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, लखनऊ से महाराष्ट्र औरंगाबाद तक पहुंच गए। असद साहब हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, हक इंसाफ न्याय की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, गरीबों मजलूमों की, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ते रहेंगे। राजकुमार जी, अब मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है आप लखनऊ से महाराष्ट्र औरंगाबाद तक क्या था आपका? 5 आदमी नहीं थे। मुझे लग रहा था यहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है, और विपक्ष एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह शिवम जी कि यहाँ तो लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है। यहाँ तो वारिस पठान वर्सेस राजकुमार भाटी हो रहा है। तो आपको क्या, आप तो मजे लीजिए इसके। देखो, गुलाम अली की एक गजल है कि दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, और नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। मतलब ऐसे ही कमाल है। मैं तो कह रहा हूँ लड़ो एक दूसरे से, बहुत अच्छे से लड़ो, लेकिन जब हार जाओ तो फिर ये मत कहना कि बीजेपी ने हारा है। अरे भैया, ये मैराथन हर चुनाव से पहले शुरू होती है, पूरा माहौल बनता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के 10 करोड़ का स्टेज लगा के 20-30 करोड़ का प्रोग्राम करके पूरा माहौल बनाते हैं। चुनाव आते आते उसमें एक पेन लग जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। ये रूटीन चला आ रहा है 2019 के बाद से, तो लगातार हर चुनाव के बाद यही हाल है। भैया तय कर लो, नहीं बन पा रही है बात आपकी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो फंस जाती है ना आकर, बाकी सब तो ठीक है। अब देखो, आपने 2 प्रवक्ताओं से बात करी, राजकुमार भाटी जी ने गिनवा दिया, मेरे इतने मुसलमान विधायक हैं, मेरे इतने मुसलमान सांसद हैं। दूसरे वाले वारिस पठान, अरे आप तो मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं, आप तो उनसे सिर्फ दरी बिछाते हैं। ये जो इनकी सबसे बड़ी डील ब्रेकर विषय है ना, वो मुसलमान नहीं है बेचारा, क्योंकि सबको बस उन्हीं को क्लेम करना है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के इस देश की जनता से, प्रदेश की जनता से निवेदन है कि भैया जिनकी वो वोट मांग रहे हैं उनकी सारी उनको पड़ जाए, बाकी जो है वो हमें पड़ जाए। भाई हिंदुओं की चाहिए, मुसलमानों की चाहिए, दे दो इनको, क्योंकि लड़ाई उसी की बात की है। देखिए, और अंत में यही कह, हम बड़े हल्के में यहाँ हंस रहे हैं, राजकुमार जी, भाटी जी और वारिस पठान जी भी हंस बोल कर डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और क्योंकि ये विपक्ष एक साथ नहीं आ पाया है, सुरेंद्र जी को मैं डिबेट में ला रही हूँ। सुरेंद्र जी, क्योंकि विपक्ष एक साथ नहीं आ पाया बंगाल में, हमने एक तस्वीर बंगाल की देखी है सर, और उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन क्या ये मजबूरी है इस वक्त? क्योंकि अभी देखिए, आज इमरान मसूद साहब का बयान आया है कि भाई लीडरशिप तो राहुल गांधी के अंडर स्वीकार करके तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में तो सर ये गठबंधन कैसे बनेगा? अगर यूपी में आप लोग देखें 27 के लिए, कैसे होगा गठबंधन? सुचारता जी शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। तो ये वोट इस देश की खातिर होगा। आज की डेट में राहुल जी और अखिलेश जी के आपस में कोई समस्या नहीं, ठीक है। गठबंधन ये 3 लोग करेंगे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चौथे किसी आदमी का कोई वो नहीं है, इस गठबंधन में रोल नहीं है। अपनी अपनी सीटें सबको मांगनी है और मांगने का सबको अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं जो अभी तक आपने इस डिबेट में मिस कर रखी। ठीक है, बताइए। आज से 4 दिन पहले सलार गाजी, मसूद सलार गाजी साहब की मजार जो बहराइच शरीफ में है, उसके खिलाफ योगी जी जो हैं एक नारा बुलंद करके आए कि सलार गाजियों का अब काम नहीं चलेगा, और सलार गाजियों ने ये कर दिया था, अब उनका। उसके बाद और राजा सुहेल देव ने ऐसा किया था, वैसा किया था। सच बात ये है कि जैसे ही ये बात आई, वैसे ये बात ये बयान से पहले ही दिल्ली से हैदराबाद कॉल चली गई थी कि भाई हमारे योगी जी ये बयान दे रहे हैं, तुम्हें जाकर के वो बयान देना। एक सलार गाजी का सिपा सलार बन गया और दूसरा राजा सुहेल देव जी का सिपा सलार बन गया, और इतिहास के नाम पर दोनों आपस में लट्ठ चला रहे हैं। और इस समय वर्तमान के मुद्दों से
ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इतने भयानक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं सुचारिता जी, कि इनको गांव-गांव में शक्ल दिखाना मुश्किल हो गया है। वो भगवान श्री राम जिनके कंधे पे चढ़ के ये लोग सत्ता में आए थे, उसी का चंदा चोरी कर रहे हैं, उसी का प्रसाद चोरी कर रहे हैं, उसी का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। जिस धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, उसी धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी के जो वो हैं उत्तराधिकारी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उसके खिलाफ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे थे। अब पाप का घड़ा जब इनका भर गया तो ये हो गए परेशान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली से फोन लगाया हैदराबाद को कि भैया आ जाओ। पिछले 5 साल में आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब कई बार आए क्या नाम उत्तर प्रदेश में। जब हाथरस की बेटी जल रही थी तब ओवैसी साहब थे क्या? यहाँ पे नहीं थे। जब यहाँ पे दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा था, ओवैसी साहब थे क्या? नहीं थे। मैं 1000 उदाहरण बता सकता हूँ। तो है क्या कि उत्तर यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो मांगता है, उत्तर प्रदेश की जनता मांगती है, यहाँ पर सुचारिता जी सिर्फ इस चीज का उत्तर मांगती है कि पिछले 10 सालों का जो मिसरूल है, 9 साल हुए हैं भी, पिछले 9 सालों का जो मिसरूल है, जिसमें 69,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली है, 5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, और मुझे लगता है उस पर शिवम जी का एक रिएक्शन होना चाहिए। मलूक जी, मैं मलूक जी आ रही हूँ एक बार। वो कह रहे हैं चंदा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में। भाटी जी ने भी यही बात कही, अब सुरेंद्र राजपूत जी भी यही बात कर रहे हैं। अब आप जो भी बयान दें वो आपको घेरेंगे इसी पर। इस देश ने ना बदलते हुए रूप और स्वरूप वाले लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत पहले छोड़ दिया। और कृपया करके आप जो इस तरह की बातें करते हो वो इस स्टैंड पर कायम अच्छे ही नहीं लगते। इस देश में पीवी नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद पुनर्स्थापित करवाऊंगा, दोबारा बनवाऊंगा। बाबरी मस्जिद वाले भाषण दे रहे हैं। हालांकि चंदे पर सवाल आप पूछ सकते हैं, इसका ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि सवाल मत पूछिए, विपक्ष है सवाल पूछिए, लेकिन आपका स्टैंड क्या रहा है राम मंदिर पर? भैया आप हमसे पूछ रहे हैं, अलग है हम आपसे भाई। जब ये बाबरी का ढांचा गिराया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 4 राज्यों की सरकार है जिसकी बर्खास्त हो गई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल की। चलिए उत्तर प्रदेश की तो जायज थी, बाकी की 3 का क्या गिराया था आप बता रहे हैं हमें। और कल्याण सिंह जी का स्टेटमेंट है कि ऐसी 1000 सरकार को कुर्बान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर। हाँ गलती हुई है, हाँ एसआईटी बनी है, हाँ अगर कोई भी व्यक्ति होगा कॉलर से पकड़कर खींच कर लाएंगे और जेल डालेंगे अगर किसी ने भी ऐसा किया है, एक-एक का जवाब होगा। लेकिन अपना क्या है भाई? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को डिनाई करने वाले, राम सेतु को डिनाई करने वाले, 19 वकील खड़े करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ मंदिर ना बने, इसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा ये कहने वाले, और बाबरी ढांचा फिर से बनाने की बात करने वाले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, आज ये कैसे राम भक्त बने घूम रहे हैं भाई? गजब कहानी कर दी। कुछ नहीं है आपका। अगर किसी ने भी गलती की है, जो कि हुई है, जाहिर है एसआईटी सामने लेकर आएगी, ठीक है, लेकिन आपका कोई ओपन स्टैंड नहीं बनता इसको लेकर। क्लैरिटी है आजकल थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला माहौल चल रहा है, इनका थोड़ा लग रहा है क्योंकि चुनाव में आने वाले हैं। वो तो वारिस जी भी कह रहे हैं। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर राइट टू रिप्लाई का पूरा सम्मान होगा सर, बोलिए। 2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना परेशान हो गए हैं, कहते हैं ना कि भाजपा की सियासत का इतना अफसाना है, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, यानी अपराधियों को भी बचाना है और तीर भी चलाने। कम से कम अच्छा किया शिवम ने आज पहली बार क्या नाम एक्सेप्ट किया कि वहां चंदा चोरी हुई है। ये कोई भी प्रवक्ता, पहला प्रवक्ता है शिवम को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने कहा कि वहां गलत है, इन्होंने पाप किया है। मैंने कहा कि जांच चल रही है, एसआईटी रिपोर्ट देगी, और ये कहीं ना कहीं हनुमान जी की गदा इनके ऊपर लगे। ठीक है ना, ये तो बढ़िया हनुमान जी के भगवान और हम सब के भगवान लोगों ने श्री राम को हमेशा गाली देते आए हैं। शिवम बीच में मत बोलो, मैं आपके ऊपर चलेगी। बोलिए ये सुचारिता, अगर इस तरीके से डिबेट करानी है तो मुझे हटा दीजिए। अरे नहीं सर, ये ब्लैक बेहतर है, मैं विड्रॉ हटा दीजिए, कैमरा हटा, मुझे भेज दीजिए, मेरा माइक हटा दीजिए। रुकिए ना, रुकिए, बोलिए आप। अरे हनुमान जी की गदा पड़ गई क्या? इस तरीके की भाषा का अगर आप लोग एकदम, अगर या तो मैं भी शिवम के बीच में बोलूं। हाँ बोलिए। नहीं सुरेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। मैं तो नहीं बोला ना, आपकी बारी है। वैसे बारी तो मलूक जी की है, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड उसमें दे रही हूँ, मलूक जी का जाना है मुझे। हाँ जी,
ये जो चंदा चोर लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं जिनको श्राप पड़ेगा भगवान श्री राम के चंदा चोरी में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पालकी के अपमान में, बटुकों के अपमान में, बटुकों के गले पर पैर रख करके चोटियां जिन लोगों ने खींची है ना, आज की डेट में ये लोग कहते हैं हम लोग सवाल ही नहीं पूछ सकते, हम लोग भगवान राम को मानते ही नहीं। अरे भगवान राम के नाम पर चंदा चोर करने वाले पापी हैं आप लोग। तो भगवान राम को राजनीति में इस्तेमाल करते हो, हम भगवान राम को पूजा में ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है डिबेट दूसरे ही डायरेक्शन में जा रही है। मैंने फिर कहा ये डिबेट आज चंदे पे नहीं थी। मैं आ रही हूँ मलूक जी। नहीं मलूक जी नाराज, मैं राइट टू रिप्लाई आपको दूंगी, लेकिन बाद में पहले मलूक जी के पास। नहीं देखिए, मुझे अपने मेहमानों का ध्यान रखना। नहीं मलूक जी, नहीं उसके बाद आप आइए मलूक जी मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हैं। मैं तो आज गठबंधन की बात कर रही थी भाई कि टीएमसी का जो हाल हुआ उसके बाद ओवैसी साहब एक ऑफर दे रहे हैं, कह रहे साथ आ जाओ वरना फिर से योगी को हराना मुश्किल होगा। अब आपको लग रहा है गठबंधन यहां बन पाएगा? कांग्रेस, सपा, ओवैसी साहब सब आएंगे साथ में? देखिए सुचेरिता जी, विपक्ष की हालत वो हो गई है, जो मेरा इको हो रहा, मुझे लौट के आ रहा है, ठीक करा जी सर, आप बोलिए। ऐसी स्थिति हो गई है कि ये कहावत है सांप और छछूंदर की। सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, जो लोग नहीं जानते चूहे जैसी एक छोटी सी चूहिया होती है, अगर सांप छोड़ता है तो सांप को काट लेती है और सांप को चींटियां चिपट के मरना निश्चित है। और सांप को उसे अगर सटक जाता है तो अंदर जाके सांप को काट के बाहर निकल जाएगी, बड़े तीखे दांत होते हैं, तो मरना निश्चित है। तो विपक्ष में कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सपा, स्थिति ऐसी हो गई है ओवैसी साहब की कि साथ रखते हैं तो मरे, ताकि उनकी सीट ज्यादा आ जाएंगी। जो बिहार में हुआ 6 सीट मांग रहे थे, इन्होंने उन्हें सीट नहीं दी और उनके 6 MLA जीत के आ गए। और अगर अलग कर देते हैं तो 100% मुसलमानों में इतने बेइंतहा पसंदीदा हैं वो, उनको वोट जाएंगी तो इनकी वोट कटेंगी तो ये मरे। तो इनकी स्थिति ऐसी है कि ओवैसी साहब को झेल नहीं पाते, जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। 5 साल में उनके साथ बैठा हूं, इतना बेहतरीन बोलते हैं, बिल्कुल मैं सीधी सटीक बात कह रहा हूं। और जो देश के लिए और संविधान को ध्यान में रखते हुए कि काट नहीं बनती है किसी पे भी, मेरे बराबर में 5 साल बैठे हैं वो, और उनकी जो छवि पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम भी सोचते थे कई बार कि यार ये अकेले एक ही धर्म की बात करते हैं, पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ और हमारे सांसद योद्धा पूरे विश्व में निकले और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने लताड़ा, कोई दूसरी पार्टी के सांसद ऐसे नहीं बोल पाए। और दूसरी, हमेशा बाबा साहब का नाम लेके, हमेशा कुमारी बहन मायावती जी को सम्मान देके जिस तरह वो बात करते हैं, जरा कल्पना करो अगर मायावती जी से उनका गठबंधन हो गया तो कांग्रेस और सपा कहां जाएगी, और अगर चंद्रशेखर से उनका गठबंधन हो गया तो कहां जाएंगे। या उन्होंने एक तीर फेंक दिया कि भाई मैं समझौता करना चाहता हूं सपा और बसपा से। अगर ये समझौता नहीं करते तो मुस्लिम लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। मलूक जी, अभी भाटी जी ने कहा ओवैसी जी की पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, ये अपनी सांप्रदायिकता छोड़ दे तो साथ आ सकते हैं। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप कहेंगे कि MIM सांप्रदायिक पार्टी नहीं है? वो एक संप्रदाय के बात ने बोलती नहीं है? नहीं, भाटी जी को बताइए, भाटी जी को बताइए। हाँ। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता से 5 साल अपने साथ बैठकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समय जब युद्ध हुआ उनके बयान देख विश्व में कितने देशों में निकले, उन चीज को देखकर आप तारीफ कर रहे थे ओवैसी साहब की। इतनी तारीफ तो वारिस पठान ने नहीं की जितनी आपने कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं। जो ये दोनों बोल रहे थे उनके बारे में, उसकी इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं एक बात और कह रहा हूं कि मुसलमानों के ये ठेकेदार हैं क्या कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सपा? मुसलमानों के संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं, मुसलमानों की हर जगह हम बात रखते हैं, तो ये अकेले ठेकेदार कैसे हैं? एक फर्क है बस, जो कांवड़ यात्रा चलेगी, ना मलूक नागर ठेकेदार है, ना ओवैसी ठेकेदार है, ना हम ठेकेदार हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके ठेकेदार हैं। लीजिए, अब बोलिए। और मलूक नागर कोई जाटों के ठेकेदार नहीं है। कल तक मलूक नागर हमारे साथ बैठते थे, आज भाजपा के साथ बैठे हैं। मलूक नागर चुनाव में फिर हमारे साथ आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे भाई हैं, हम फिर ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र जी भाई? सुरेंद्र हमारे भाई राजपूत साहब, कहां जाएंगे? आपका बहुत शुक्रिया
ये उसका दर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, सहरा में गिर जाऊंगा, दरिया में बिखर जाऊंगा। अच्छा बात तो सुनो, आपका कुछ नहीं जाना, आपको आना हमारे ही पास, आपको आना इन्हीं के पास है, आना है, जरा देर लगेगी। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आप जो कह रहे हैं आपकी बात का शुक्रिया, कोई बात नहीं थी, अच्छा अपनों को मनाना है, जरा देर बोल रहे तो दो। सुचरिता जी, सुचरिता जी, ये इस बात की गवाही है, बोलने दे दो, इस बात की गवाही है कि मेरे बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो मलूक भाई, सुरेंद्र भाई, लोगों ने आपका शुक्रिया, पीटा, पर आप लाठी अरे आप पे मसाला ही कुछ नहीं बचा है, आपके मसाला ही कुछ नहीं बचा है। कोई आपका तो एक एमएलए, आप पे कुछ है भी, कौन जाएगा साथ? हमारे डूबती नैया में कौन चढ़ता है, कौन जाएगा आपके साथ? 6 MP है, मरे बैठे है, आपकी लुटिया डूब मलूक भाई 6 MP है, हमने तो सुनो, हमारे कांग्रेस से विधायक रहा, गठबंधन अब जानते हैं 43 MP हमारे गठबंधन के हैं। कितने MP लेकर के बैठे हो? एक बात कह रहा हूँ, अरे कितने MP लेके बैठे हो बताओ ना। सुचरिता जी, सुचरिता जी, आप और भाजपा मिलके कितने MP लेके बैठे हो? सुचरिता जी, ये सिंपल सी बात एक है, अरे एक तुम्हारे 2 एमएलए, हमारे 11 एमएलए है। तुम्हारी पार्टी इतनी सी है यूपी में, हमारी इतनी बड़ी है। छोड़ दो बात, तुम्हारे तुम्हारे जाएगा कौन साथ में? आपका धन्यवाद, ऑफर देने के लिए आपका धन्यवाद। नहीं दिए जाएंगे सुरेंद्र जी, ये गलत बात है। ये पार्टी के अंदर बंद दरवाजे में बात होगी, ऑन एयर ऑफर नहीं दिए जाएंगे, गलत है। नहीं रुकिए भाई, शिवम जी क्या हो रहा है? आपके गठबंधन में सेंध लगा रहे भाई को आना ही हमारे पास है, वो तो ऑफर दे रहे हैं खुले। 2 लाइनें हैं ना कि ऑन एयर कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। इनकी लुटिया डूब रही है, इनकी लुटिया डूबते हुए जहाज में कौन जाएगा? ये क्या विचारों को समझ ही नहीं आ रही इस बात की। वो शेर है ना कि और जो बची कुछ है ओवैसी साहब की खिलाफत करके अपना और खराब कर लेंगे। ये वो शेर है ना कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं सारे और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए गलतफहमियां भी जरूरी हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस को इतनी गलतफहमियां दिलाकर पता नहीं कहां तो अपने नेताओं को बिठाए रखते हैं। मलूक जी वो कह रहे हैं वो फिर हमारे साथ आ जाएंगे, अखिलेश और राहुल जी की जोड़ी बहुत शानदार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अरे कल तक अखिलेश यादव भी कह रहे थे कांग्रेस भी बहुत तेज पार्टी है, इसको वोट मत दे देना। गलतफहमी से बाहर निकलो। जी बताएंगे ऐसी तमाम कोशिशें टीएमसी के साथ क्या नहीं हुई, ऐसी तमाम कोशिशें कहां नहीं करते। हर चुनाव से पहले का, हमारे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हर चुनाव से पहले का सांग है ये इनका, हर चुनाव से पहले का। और स्थिति चुनाव तक आते आते मतलब बुरा हाल हो जाता है। पर फिर भी मैं यही कहता हूं, चलिए ठीक है, और भी कुछ नहीं तो टीवी पर तो हंसते खिलते चेहरे अच्छे लगते ही है, ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में डिबेट हो जाए तो क्या बुरा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जिस तरह से डिबेट हो रही है ऐसी डिबेट होनी भी चाहिए, आपसी बात भी हो। भाटी जी बता दीजिए, तेज है या सीधी है कांग्रेस पार्टी? क्या करना है? गठबंधन होगा नहीं होगा? बहुत कम समय बचा है सर। मलूक जी को भी आप भी बुला रहे हो क्या अपने पास? नहीं, कांग्रेस बहुत तेज पार्टी है, लेकिन हमें बीजेपी को हराने के लिए तेज पार्टी की तो जरूरत है। सुस्त पार्टी का क्या करेंगे? सुस्त पार्टियों को लेकर कैसे लड़ेंगे? तेज पार्टी के साथ ही तो लड़ना है। लेकिन सुचरिता जी आपको सबके राइट टू रिप्लाई की चिंता है, मेरे संवैधानिक अधिकार को भूल गई आप। अरे कैसा? शिवम त्यागी ने मुझसे सवाल पूछा था। बोलिए। शिवम त्यागी ने सवाल पूछा था कि पहले स्टैंड और था, अब स्टैंड कुछ और है। मैं शिवम त्यागी भाई को बता दूं कि हमारा स्टैंड एक ही रहा है, एक ही रहेगा। चोरों से, ठगों से और पाखंडियों के हम हमेशा विरोध में रहेंगे। जो चोरी करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, ठगी करते हैं, चाहे वो राम के चंदे में चोरी हो, चाहे वो शंकराचार्य के ऊपर हमला हो, और जो राम के जो वो बन रहे हैं नी, ठेकेदार बन रहे हैं, राम के कद को आप छोटा कर रहे हैं। राम आपकी सोच से बहुत बड़े हैं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक वृत्त में न डालिए। वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे। सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाटी जी आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। राम जन्मभूमि को तो राम ही, लेकिन तब भी राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे भाटी जी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राम पर सवाल उठाने वालों को आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विडंबना ये कि उस राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही है समाजवादी पार्टी। उसके बारे में सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। गठबंधन जिसका भी होगा राम के आशीर्वाद से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।